जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। आज संडे का दिन है। एग्जैक्टली 10 बजे है अभी। और तो कल मार्केट खुल जाएगा। 31 दिसंबर, साल का आखिरी दिन दोस्तों। तो साल के आखिरी दिन मुझे तो ऐसा लगता है निफ्टी तेजी बंद होगा, क्योंकि साल का आखिरी दिन है और ये एक्चुअली बहुत सारे फंड हाउसेस की क्लोजिंग होती है 31 दिसंबर। तो वो क्योंकि वो ईयरली अपना परफॉर्मेंस चेक करते हैं, तो 31 तारीख को जनरली या साल के लास्ट ट्रेडिंग डे को मार्केट ऊपर रख के वो ज़्यादातर एनएवी ऊपर ही दिखाना चाहते हैं। तो ये एक रीज़न है। तो ये सब। और दूसरा, फ्राइडे को हमने हाईएस्ट हाई ऑफ द वीक पे हाईएस्ट हाई भी बनाया और हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग भी दिया, वीक की हाईएस्ट क्लोजिंग भी दिया। तो सारे फैक्टर्स यही बताते हैं कि तेज़ी पे है मार्केट। लेकिन क्या ये तेज़ी टिकाऊ रहेगी कि क्या, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहेगा। वेदर दिस bullishness will continue or some correction will follow it. This is the biggest question at present. And the reason is कि अभी भी मैं जो ADX देख रहा हूँ, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, वो अभी भी हमारे को क्लियर कट ट्रेंड नहीं बता रहा है। ट्रेंड ADX का नियम होता है कि 20 के ऊपर रहे तो आपको ट्रेंड लगभग वो बता सकता है, और बिलो 20 वो कंसोलिडेशन फेज में रहता है, या फिर आप बोल सकते हो उसका ट्रेंड डिसाइड नहीं हो पाता है। तो जो निफ्टी का ADX है प्रेजेंटली मेरे ख्याल में वो 20 के बिलो है, और काफ़ी बिलो है, 13-14 ऐसा कुछ है। तो अभी भी ये मत सोचिए कि पूरा बुलिश हो गया है मार्केट, और पूरी तरह बेरिश भी नहीं हो सकता, ये भी मैं आपको बोल सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये रेंज बाउंड करेगा इसमें, जनवरी सीरीज में। मगर कुछ दिन चलने के बाद वो फिर से बुलिश हो जाएगा, और 11,300 इसका अल्टीमेट टारगेट होगा। 11,300 इमीडिएट टारगेट जनवरी का। हो सकता है 16 जैसे 14 तारीख को मकर संक्रांति है, तो उस दिन सूर्य ये धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि फ्रॉम सेजिटेरियस टू कैप्रिकॉन सन विल ट्रांजिट ऑन 14 जनवरी इवनिंग आई थिंक। तो मैं एग्जैक्टली नहीं पता मुझे एग्जैक्टली, लेकिन इतना मुझे लगता है उसी समय वो ट्रांजिट होगा। तो उधर तक तो मुझे तेज़ी लग रही है। उसके बाद एक आध दिन मंदी होगी, और ओवरऑल जनवरी ठीक ही रहेगा। फिर बजट का इम्पैक्ट आने लग जाएगा मार्केट पे। तो ये बजट रैली भी आपको जनवरी में मिलेगी, क्योंकि बजट के पहले एक प्री बजट रैली होती है हमेशा। हर बार का नियम है, रैली तो होती है। बाद में चाहे बजट अच्छा आए या ख़राब आए, तो उसके हिसाब से मार्केट फिर गिरता है या बढ़ता है। तो पिछले साल का तो एक्सपीरियंस सबको मतलब इस 2018 का तो एक्सपीरियंस सबके पास है कि बजट के दिन से ही जय श्री राम होने लग गया मार्केट। मतलब वहाँ तो हनुमान जी आगे पूरा लाल करने के लिए। तो हुआ भी था लाल, तब तक बहुत ही ऊपर था मार्केट। तो वही सिनेरियो इस साल नहीं होगा मुझे ऐसा लगता है। इस साल फरवरी भी कुछ अलग ही कमाल करेगा, और फरवरी के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है इस साल हमें न्यू ऑल टाइम हाइज दिखेंगे निफ्टी में। ये मैं सब आगे का बोल रहा हूँ, देखिए ये सब पॉसिबिलिटीज़ है, दिज आर नॉट श्योरिटीज़। डोंट टेक दिस थिंग्स एज श्योरिटीज़। तो ये मैं पॉसिबिलिटीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि इस साल मुझे लगता है थोड़ा जो बजट भी देगा ये बीजेपी गवर्नमेंट, क्योंकि उनको पता है ये आखिरी साल है, तो वो कुछ बजट में ऐसी अनाउंसमेंट जरूर करेंगे जो लोक लुभावन होगी, विच विल प्लीज द पब्लिक। और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है इस बार होगा ऐसा। सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है जो टैक्स का स्लैब है, वो जो 2.5 लाख तक किया हुआ है, उसको डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि 4 के ऊपर तो ले जाएंगे, अबाउ 4 लैक्स। और हो सकता है मुझे 5 लाख का भी ये लोग अनाउंसमेंट कर दें। तो ये मैं संभावना बोल रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर,
बट मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक्सपीरियंस मुझे ऐसा बोलता है कि ऐसा हो सकता है। और दूसरा ऐसा हो सकता है कि जो लॉन्ग टर्म गेंस के बारे में अभी जो फिर से नया रूल आया, तो वो एसटीटी में कुछ या फिर कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट को भी जरूर दिया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। शायद एसटीटी में कुछ कटौती कर दी जाए या फिर कोई ऐसा रूल ला दे कि स्टॉक मार्केट खुश हो जाए, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरा, किसानों के बारे में भी बहुत कुछ दिया जाएगा इस बजट में, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बीजेपी को पता चल गया है कि ये बजट ये जो 5 स्टेट में उनकी हार हुई है, उसका मुख्य कारण किसान की नाराज़गी है। और कितना भी आप ये कॉरपोरेट्स को खुश कर दो, लेकिन अगर आपकी जनता खुश नहीं रहेगी तो आपको वोट्स नहीं मिलेंगे। ये बीजेपी को अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, क्योंकि बीजेपी इतने दिन सिर्फ कॉरपोरेट्स के लिए ही काम कर रही थी, वो जनता के लिए काम नहीं कर रही। तो इस देश में सिर्फ कॉरपोरेट्स नहीं रहते, जनता भी है, एक तबका ऐसा भी है। और जितना मार पड़ रही है लोगों को, मिडिल क्लास को या लोअर मिडिल क्लास को, ये मोदी जी को भी देखना पड़ेगा। मैं नहीं बोलता मोदी जी कुछ अच्छे इंसान नहीं है, वो सोचते नहीं गरीबों के लिए या लोअर मिडिल क्लास के लिए, लेकिन अब उनको ये सोचना पड़ेगा। क्योंकि आप देखें, जब से 2014 से मोदी जी आए, सब बोल रहे विकास हुआ, उन्नति हुई है। मैं देखें, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मैं मोदी से या मेरी किसी से नाराज़गी नहीं है, क्योंकि मैं किसी पार्टी का सपोर्टर ही नहीं हूँ। मैं ओनली एक ही पार्टी को पर्सनली सपोर्ट करता हूँ, अरविंद केजरीवाल की। आप, क्योंकि मुझे अरविंद केजरीवाल में एक सच्चा लीडर दिखता है। मैं भी, बहुत लोग उसको नापसंद भी करते हैं, बट पर्सनली आई लव अरविंद केजरीवाल, क्योंकि मुझे वो लीडर एक ऑनेस्ट लीडर लगा। तो बाकी तो मुझे चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आई डोंट ट्रस्ट देम एट ऑल। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। फिर भी मोदी जी को ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो तबका है, आप देखिए नोटबंदी की मार सहा ये तबका, उसके बाद जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिससे कितने लोगों को जॉब था, वो सब बंद हो गई। नोटबंदी से कैश का शॉर्टेज हुआ, सब कुछ हुआ। बड़े वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन जो मीडियम या छोटे क्लास है, क्योंकि आज भी इंडिया कैशलेस होने की कगार पे नहीं है। कैशलेस, आपको पढ़े लिखे लोग बोल देंगे कैशलेस कैशलेस कैशलेस, कितने लोग कैशलेस। आप सब्जी बाजार जाओगे, वहाँ बोलोगे कि मैं पेटीएम से पेमेंट करता हूँ, ए माँ जी थोड़ा 2 किलो दीजिए तो भाजी, तो ये पेटीएम से पेमेंट करता है। उसको मोबाइल ऑपरेट करना तो आना पड़ेगा। तो यू कांट चेंज योर कंट्री इन वन डे, उसके लिए टाइम लगेगा। पहले अपना कंट्री का एजुकेशन स्टैंडर्ड ठीक करो। कंट्री इतनी पुअरली एजुकेटेड है हमारी कंट्री। आज हमको कुछ कुछ तबका है, देयर इज ओनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर एजुकेटेड। आज बोलते ए भाई इंग्लिश में ज्ञान मत झाड़, तो इंग्लिश में क्यों नहीं ज्ञान झाड़ेगा यार। इंग्लिश इज वाइडली स्पोकन लैंग्वेज अराउंड द वर्ल्ड। तो वो पढ़ेगा लिखेगा तो वो इंग्लिश भी सीखेगा। कुछ लोग फ्रेंच भी सीखते हैं, कुछ लोग जर्मन भी सीखते हैं, क्योंकि फॉरेन से भी उनको लिंक रखना पड़ता है, ग्लोबल भी काम होना पड़ता है, तो सब सीखना चाहिए। लेकिन यहाँ एजुकेशन स्टैंडर्ड इतना पुअर है, और इसका बजट देखो हिंदुस्तान, केजरीवाल जी का जो एजुकेशन बजट है और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का आप चेक कर लो। केजरीवाल ने उसको 200% बढ़ा दिया और हमारे यहाँ कम किया गया सेंट्रल में। तो ये क्या है? इसका मतलब मत पढ़ो और पकौड़े ही तलो, यही उनका सिद्धांत है। क्योंकि इनके खुद की डिग्री नकली है, नकली डिग्री लेके दिखाते कि हमारे पीएम साहब एजुकेटेड है, ये है। तो ऐसा करने को क्यों? इस देश को जब तक एजुकेटेड नहीं करोगे, पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि जितनी भी ये करप्शन होता है, जितने भी ये आप चोरी डकैती के काम होते हैं, ये ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन है। क्योंकि एजुकेशन नहीं है, उनको जॉब नहीं है, तो वो करेंगे क्या? वो इसी लाइन में जाएंगे। जब तक इस देश का एजुकेशन बजट कम से कम मेरे हिसाब से 700% राइज कर देना चाहिए एक साथ। कुछ नहीं, सारे खर्चे कम कर दो, सीधा एजुकेशन बजट को 1000% बढ़ा दो,
और हर गरीब को फ्री एजुकेशन दो, और उनको नौकरी में गरीब जो लोग हैं उनको प्रायोरिटीज दो पहले। जो भी गरीब पढ़ लिख के कोई डिग्री ले लेता उसको सबसे पहली प्रायोरिटी। ये जो कास्ट सिस्टम से प्रायोरिटीज देते हो आप, रिजर्वेशन, दिस इज ऑल बुलशिट्स। उसमें जो पैसे वाला है वो भी उसका फायदा उठाता है। तो ये मेरी पर्सनल राय है, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक गरीब बंदा पढ़ लिख के, क्या दूसरी कास्ट में गरीब नहीं होते? क्या हमारे जेएनयू में गरीब नहीं होते? क्या अग्रवाल में गरीब नहीं होते? तो उनको क्यों नहीं मिलता ये रिजर्वेशन? रिजर्वेशन शुड बी ऑन बेस्ड आपके हालात पे होना चाहिए, ना कि आपकी कास्ट पे होना चाहिए। और रिजर्वेशन मेरे हिसाब से तो होना ही नहीं चाहिए। जितने गरीब है उनकी मदद जितने पैसे वाले उनको मिलकर करना चाहिए। समाज ही अगर आगे आ जाए तो ये गरीबी रहेगी नहीं। और अगर हम लोग सब एक जिम्मा उठा ले कि मैं हर 2 गरीब बच्चों को पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगा, क्योंकि जो कि आज की डेट में सब सक्षम है, बहुत सारी इंडियन पब्लिक सक्षम है जो 2 बच्चे या 1 बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठा सके। तो क्या हो जाएगा अगर आपको आपकी पूरी लाइफ में आपको 3 लाख या 4 लाख रुपए खर्चा करना पड़ा किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई के लिए, और वो पढ़ लिख के कल इस देश का एक अच्छा डॉक्टर बन जाता है, एक अच्छा इंजीनियर बन जाता है, या एक अच्छा साइंटिस्ट बन जाता है, तो ये देश की उन्नति किस लेवल पे जाएगी? विकास वो होगा। विकास ये नहीं है जो हो रहा है, ये बुलेट ट्रेन के सपने दिखाना विकास नहीं है, ये रोज के हाईवेज बनाना ये विकास नहीं है। विकास जब होगा जब हमारे लोग भूखे नहीं सोएंगे, जब लोगों के पास नौकरी होगी, तब विकास होगा। जब लोग एजुकेटेड होंगे, वो चोरी चकारी में नहीं जाएंगे, तब विकास होगा। तो मोदी जी, सबसे पहले आपको एजुकेशन बजट बढ़ा देना चाहिए। अगर आप इस बजट में कुछ करना चाहते तो सबसे पहला काम ये करिए, टैक्स जितना लेना लीजिए, एजुकेशन बजट को आप 1000% बढ़ा दीजिए, और हेल्थ बजट को जितना हो सके बढ़ा दीजिए। हर गरीब का ट्रीटमेंट फ्री होना चाहिए। इस तरह से अगर इंडिया उन्नति करना चाहेगा तो मेरा एक मत है, मैं मानता हूँ अगर ऐसा चेंजेस आएंगे तो इंडिया मेरे ख्याल में सबसे डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा आने वाले 10 साल में। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि मैं कितनी स्कूल्स में गया हूँ, देखा हूँ, वहाँ के जो टीचर्स हैं वो इतने अनपढ़ है, तो वो स्टूडेंट को क्या पढ़ाएंगे? उसको टीचर की स्पेलिंग नहीं आती, जो टीचर है वहाँ का। ये हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम का हाल है। उसको मंडे का स्पेलिंग करने बोलो तो मंडे का स्पेलिंग नहीं कर पाएगा, और वो वहाँ अच्छी खासी तनख्वाह ले रहे हैं, 30,000, 40,000, 50,000 तक गवर्नमेंट स्कूल्स के नाम पे। तो पहले देश में ये सुधार चाहिए, गरीबों का। ये कॉरपोरेट्स को जितना भी आप ये करोगे हेल्प, उससे कुछ देश का। एनीवे, लेट्स कम टू द पॉइंट। आज मैं थोड़ा लेट भी हो गया, काफ़ी लेट हो गया इनफैक्ट। तो ये मेरा पर्सनल विचार है, किसी को दर्द पहुंचाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, बट मेरे दिल में आया तो आज मैं बोल दिया। और मैं पर्सनली सिर्फ अरविंद केजरीवाल को ही फॉलो करता हूँ, एज ए पॉलिटिशियन नहीं, एज ए गुड जेंटलमैन। मैंने उसका जो उसने गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह जो कायाकल्प किया और जो मोहल्ला क्लिनिक का काम किया था, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। और मैं दिल्ली एक बार गया भी था अभी जून में, तो 2 दिन मैं टैक्सी में, ऑटो में काफ़ी घुमा दिल्ली में। तो मैंने बाकायदा टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर सबसे इंटरव्यू लिया अपने हिसाब से, और मैंने पाया कि अरविंद केजरीवाल इज़ रियली ग्रेट। लेकिन ये नहीं कि वो इसका मतलब वो पीएम मटेरियल हो गया। पीएम का मटेरियल कोई भी इतनी आसानी से नहीं बन सकता, मगर अगर आज हमारा पीएम भी इसी लाइन पे आ जाए तो इस देश को विकास करने से कोई रोक नहीं सकता। लेट्स कम टू द चार्ट्स नाउ। देखिए, निफ्टी बहुत ही ज़बरदस्त क्लोजिंग हुआ है, और फ्राइडे को एक तो 860 का क्लोजिंग आया और
894 का हाई किया, लगभग 900 का हाई। तो मुझे जो ये जो अब ये शोल्डर जो है वो मुझे इस जगह तक जाता हुआ दिखता है, 11,020 से 30 तक का ये शोल्डर मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए मैं मेरा एक्सपेक्टेशन बताऊँ, ये चार्ट को मैं पहली नज़र में देखता हूँ तो मुझे ये दिखता है कि ये शोल्डर यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है। और ये फिगर आएगा मेरे ख्याल में 11,025 से लेके 35 के बीच में। तो इस जगह मैं प्रॉफिट बुकिंग करूँगा 11,020 से लेके 11,040 के बीच में। मैं यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करूँगा, शॉर्ट पहले नहीं लूँगा। शॉर्ट मैं कब लूँगा, जब वापस इसके नीचे क्लोज कर दे, इसके नीचे देखिए ये लेवल के नीचे 11,020 से 40 के बीच में निफ्टी जाना चाहिए इस वीक में, चाहे मंडे को जाए चाहे ट्यूसडे को जाए, क्योंकि मंडे को तो नहीं जाएगा क्योंकि 894 का हाई है और 860 है। तो 11,030 जाने के लिए तो भाई 200 पॉइंट बढ़ना पड़ेगा। तो इतना तो आसान नहीं है कि 200 पॉइंट बढ़े, लेकिन कुछ भी हो सकता है, मार्केट है। और ये राहु का दिन है 31, मतलब 3 + 1 = 4। 4 इज इन न्यूमरोलॉजी इट्स बिलोंग टू राहु, ओके, मून्स नॉर्थ नोड इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड। तो राहु तो हमेशा सरप्राइजेस के लिए रहता ही है और राहु बड़े मूव्स के लिए माना जाता है। तो मंडे को मुझे लगता है मूव काफ़ी बड़ा आएगा निफ्टी में, 100 पॉइंट तो आप मान के चलो मूव आएगा ही आएगा। और बाकी 100 पॉइंट तो बड़े मूव में काउंट होता है, लेकिन 100 से ज़्यादा का ऊपर या नीचे का मूव आएगा। और मुझे 90% लग रहा है ऊपर का मूव आएगा, क्योंकि ये राहु का दिन है। राहु क्या क्या गेम खेलता है, या तो फर्स्ट आपको पूरा बुलिश रख के सेकेंड आपको पूरा बियरिश कर देता है, एक ये उसकी स्ट्रेटजी। या एक पूरे दिन इतना बुलिश रखता है कि बियर्स की हालत पतली हो जाए, या फिर पूरे दिन इतना बियरिश रखता है कि बुल्स की हालत। तो ये 3 क्राइटेरिया पे राहु खेलता है। एक तो बायर और सेलर दोनों को मौका देता है, उसमें फर्स्ट आप अगर वो बियरिश रहा तो सेकेंड आप बुलिश हो जाता है, फर्स्ट आप बुलिश रहा तो राहु की ये 3 चाल रहती है जनरली। और मुझे कल वो लग रही कि फुल डे बुलिश वाली चाल रहेगी कल। और ये मंगलवार को ही मार्केट गिरना चाहिए। अगर 11,030 मंगलवार को 11 बजे तक पहुंच जाता है या 12 बजे तक पहुंच जाता है, वहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और रिस्क टेकिंग लोग जो है, रिस्क टेकर्स जो इंट्राडे रिस्क लेते हैं, वो वहाँ शॉर्ट भी कर दीजिए 11,030। और शॉर्ट करके आपको लेकिन 30-40 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रखना है, मैक्सिमम 40 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली रखना है, तब शॉर्ट कीजिएगा। वरना शॉर्ट मत करिए, करेक्शन का वेट करिए वापस री एंटर करने के लिए, क्योंकि मार्केट बियरिश नहीं है, सिर्फ करेक्शन आएगा 11,020-30 के आसपास से, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरी पर्सनल है, क्योंकि ये चार्ट यही दिखा रहा है मुझे, ऐसा ही कुछ बनते हुए दिख रहा है। और 11,020-30 के 20 से 40 के बीच में मैं अपना प्रॉफिट तो बुक कर लूँगा। उसके बाद मुझे वहाँ से करेक्शन ऐसा लग रहा है कि वो करेक्शन इसको 10 इसको रिटेस्ट करेगा, जो 200 डे मूविंग एवरेज है, क्योंकि अभी दोनों के ऊपर चल रहा है हमारा निफ्टी 200 डे एक्सपोनेंशियल। तो उसको रिटेस्ट करने के लिए मैं देखता हूँ वो कहाँ आता है। वो आएगा, देखिए आप लोग, 200 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज 775 है और एक्सपोनेंशियल 737। तो लगभग एक्सपोनेंशियल को टेस्ट करने आएगा मुझे ऐसा लगता है। तो 730 के आसपास का लो वापस बनेगा वहाँ से 11,000, ऐसा मेरा मानना है पर्सनली। तो मैं वहाँ प्रॉफिट बुक करने का, शॉर्ट जरूर नहीं करूँगा। शॉर्ट कौन कर सकता है, जो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मान सकता है वही शॉर्ट करे, वरना मैं शॉर्ट की गाड़ी में नहीं बैठता हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर शॉर्ट करना का ज़्यादा दिल करा तो मैं इन द मनी पुट ले लूँगा, इन द मनी पुट। जैसे 11,000 चल रहा निफ्टी, तो मैं 11,050 का पुट ले लूँगा या 11,100 का, उसमें कुछ स्टॉप लॉस डाल दूंगा। एज ए फ्यूचर वो काम करेगा, लेकिन वो पुट हो जाएगा उसमें, लेकिन स्टॉप लॉस वही 40 पॉइंट 50 पॉइंट का, उसमें भी स्टॉप लॉस रहेगा पुट में भी। इन द मनी, इन द मनी मतलब 11,000 चल रहा है तो मैं 10,900 का भी 11,100 का भी पुट लेता हूँ तो भी वो इन द मनी हो गया। 11,050 का लेता हूँ तो भी, और 11,000 का लेता हूँ तो भी इन द मनी, ठीक है। लेकिन फिर 10,900 का लेता हूँ, दैट इज नॉट इन द मनी, दैट इज आउट ऑफ द मनी पुट।
तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये टेक्निकल मेरे को लग रहा है इतना, क्योंकि ज़्यादा इसमें मैं कुछ और कारीगरी मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रही। दूसरा एक जो टारगेट जो बन रहा है अल्टीमेट, वो आपको बताता हूँ, जो ऊपर का रेजिस्टेंस है, मतलब निफ्टी बाद में जाए, कब जाए, 14 को जाए, 17 को जाए, 15 को जाए, वो अलग बात है, लेकिन जाना चाहिए मुझे लगता है इस लेवल तक। वो लेवल मैं बता देता हूँ, ये ट्रेंड लाइन टाइम के एग्जैक्टली 11,300 दिखा रहा, देखिए ये इस पॉइंट को टच किया और इस पॉइंट को टच किया और लाइन टाना, तो मैंने ट्रेंड लाइन को 11,300 दिखा रहा, तो 11,300 इसका टारगेट रहना चाहिए। और अगर मैं इधर का देखूं तो 10,700 बहुत बड़ा सपोर्ट दिख रहा है, ये सपोर्ट, ये पॉइंट और ये पॉइंट टच किया, 10,700 नीचे के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, 10,700 और 11,300 ऊपर का रेजिस्टेंस काम करेगा इस पूरी जनवरी सीरीज में, 10,700 और 11,300, 11,300 के ऊपर गया तो ये ऑल टाइम हाई टूटना ही टूटना, आप मान के चलिए। क्लोजिंग इसके ऊपर 2 बार हो गई 11,300 के ऊपर, कभी भी जनवरी में हो जाए चाहे फरवरी में, फिर ये टूटना है 11,760 जो अगस्त में बना था 28 अगस्त को। तो ये मेरा टेक्निकल है। अब आ जाइए एस्ट्रोलॉजी पे, ठीक है। और दूसरा ये और बता देता हूँ आप लोगों को कि 2 तारीख को मैं अहमदाबाद में हूँ, 2 तारीख को, और मैं 2 तारीख को फिर से रिटर्न आ जाऊँगा वहाँ से रात को। तो 2 तारीख को मैं 1 बजे के आसपास पहुँचूँगा अहमदाबाद और रात को 9 बजे वहाँ से मैं रिटर्न, और 5, 6, 7 और बल्कि 8 को भी मैं मुंबई में हूँ, 5, 6, 7, 8 जनवरी आई विल बी इन मुंबई। 8 को कोई ट्रेनिंग नहीं रहेगी, 8 को सिर्फ मैं अपने छोटे मोटे काम निपटाऊंगा और आई कम बैक। और उसके बाद 9 फरवरी और 10 फरवरी और 11 फरवरी आई विल बी इन पुणे। 11 को कोई ट्रेनिंग नहीं रहेगी, सिर्फ मेरा पर्सनल कुछ काम रहेगा या रिटर्न के लिए। तो 9, 10, 11 आई विल बी इन पुणे फरवरी। और 22 फरवरी से 22 फरवरी, 23 फरवरी, 24 फरवरी और 25 फरवरी, 22 से 25 फरवरी मैं बेंगलोर में रहूँगा, बेंगलोर कर्नाटका। तो ये मेरा अभी तक का शेड्यूल है। और दिल्ली से बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, बट दिल्ली का मेरा अभी बन नहीं रहा क्योंकि मेरा हेक्टिक हो रहा है। और दूसरा जो कुंडली वाले हैं, जिनकी कुंडली अभी भी बहुत लोगों की मेरे से पेंडिंग है क्योंकि मेरे से हो नहीं रहा, मैं उल्लू बनाने वाला काम नहीं करता हूँ। जिसकी भी कुंडली देखूंगा उससे आधा 1 घंटा बाद जरूर करता हूँ। कंप्यूटराइज तो मैं दे ही देता हूँ 50 पेज की, जिस दिन देता है उसके 1-2 दिन में दे देता हूँ, लेकिन जो एनालिसिस मेरा रहता है उसमें मैं 1 घंटे या 40 मिनट या 1 घंटे बात करता हूँ सामने वाले से, सब कुछ उसको बताता हूँ और वो रिकॉर्डिंग भी उसको भेजता हूँ। तो उसमें अब क्या, मैं बहुत दिन से चूक कर रहा हूँ, रोज़ सोचता हूँ आज करूँगा, लेकिन कुछ ना कुछ काम आता है। तो दोस्तों आप लोग से दिल से क्षमा मांग रहा हूँ, आप लोग का जिसका पेंडिंग है, आप मान के चलो आप लोग को 15 जनवरी के पहले सबका कंप्लीट हो जाएगा। तब तक मैं कोई भी नई कुंडली वाले का पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तो मुझे अब तब तक कोई रिक्वेस्ट मत करिए। और कुंडली का जो अब 4,000 भी है ना, मैं चार्जेस ही ऐसा कर देता हूँ कि 10,000 कर दूंगा ताकि कोई आए नहीं, क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा है इतना, है ना। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि अब जो है पेंडिंग उसको पहले सल्टा लूँ, फिर मैं आगे के लिए किसी को फिर कोई भेज सकता है। और मैं 5 से 10 कुंडली से ज़्यादा 1 हफ्ते में नहीं लूँगा। तो या तो मुझे चार्जेस बढ़ाने पड़ेंगे या फिर ठीक है यही चार्जेस काफ़ी, क्योंकि मैंने प्रॉमिस कर चुका हूँ मैं कि 1 साल 4,000 रहेगा। अब तो चार्जेस तो नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि मैं अपनी बात चेंज नहीं करता हूँ। लेकिन अभी कोई भी रिक्वेस्ट मत करिए कुंडली के लिए, इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि मेरे से ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी पेंडिंग है एनालिसिस के लिए। और एक को एनालिसिस करता हूँ तो मैं थक भी जाता हूँ, क्योंकि 1 घंटे किसी से बात करते हैं, फिर दूसरी करते ही 2 घंटे आप कंटिन्यू स्पीक कर रहे हो और सामने वाले के क्वेश्चन का हर आंसर दे रहे हो, तो उसके बाद आपको टेक्निकल काम है और बहुत सारे काम रहते हैं मुझे। तो एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, जिसका पेंडिंग है मैं दिल से सॉरी बोल रहा हूँ, मगर मैं कोशिश करूँगा आपको 15 जनवरी के पहले सबका कंप्लीट हो जाएगा, ये मैं, इट्स माई वर्ड्स, ओके। एवरी वन विल बी गेटिंग देयर एनालिसिस, मतलब मेरे मुंह से, मेरे शब्दों में आपको एनालिसिस मिलेगा। आई विल स्पीक टू यू एनीवे, थैंक यू। ये
टेक्निकल बता दिया मैंने, और अब आ जाइए एस्ट्रोलॉजिकल। तो दिसंबर 31 कल है, साल का आखिरी दिन, कल साल का आखिरी दिन है दोस्तों। तो नया साल शुरू हो जाएगा मंगलवार से। तो बहुत लोग जिसकी जिसकी सबसे पहले आप लोगों को कल क्या छोड़ना चाहिए मैं बताता हूँ आपको। क्या छोड़ना चाहिए कि रेगुलर ट्रेडिंग मत करिए। अगर 3 दिन या 2 दिन आप जीत गए हो, फिर 2 दिन मार्केट से आउट हो जाइए। ये फॉर्मूला सीख लीजिए। या 3 दिन कंटिन्यू जीत गए तो फिर 2 दिन बिल्कुल मार्केट मत देखिए, पूरी पोजीशन नील करके चुपचाप घर में बैठ जाइए, खाली मजा लीजिए ट्रेड क्या हो रहा है। ये एक फॉर्मूला सीख लीजिए। और हर 1-2 घंटे में ट्रेड मत डालिए। अगर आपका स्टॉप लॉस हो गया, उसको स्क्रीन से डिलीट कर दीजिए उस स्क्रिप्ट को। उसको अगले 3 दिन उस स्क्रिप्ट को मत देखिए, वरना आपका दिल भी जलता है और आप गलतियां फिर से रिपीट करते हो। और ट्रेड की एंट्री लेवल डिसाइड करिए, कहाँ मुझे एंट्री करना है। जैसे मैंने क्या बोला, 700 सपोर्ट रहेगा और 11,300 रेजिस्टेंस। तो अगर आपने रियल में शॉर्ट करना है तो 11,300 के आसपास शॉर्ट करिए, और रियल में बाई करना तो 10,700 के। अब बीच में तो ऊपर नीचे होगा तो आप भी उसकी तरह डोलोगे इधर उधर। तो ये सब भूल ही जाइए। ट्रेड ऐसा लीजिए कि इस लेवल पर लिया, अब मेरा 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो कोई बात नहीं, खा गया तो कोई बात नहीं। इसमें आपको मैं गारंटी दूँ, इस स्ट्रेटेजी से आप खेलोगे, महीने में भले ही 2 ही ट्रेड होगा आपका, लेकिन वो सॉलिड होगा। और आप साल का बैलेंस शीट निकालोगे तो डेफिनेटली आप अगर 5 लाख लगा के खेल रहे हो तो आपका 1 साल में 8 लाख के ऊपर नहीं गया तो मुझे बोलना फंड। लेकिन वो जो आप जिस तरह से खेल रहे हो, तो 5 लाख लगा भी देते हो, 1 साल का बाद रिजल्ट निकालोगे तो मुझे सिर्फ 5,01,000 दिखा देना अपने अकाउंट में। कितना? 5,01,000। तो मैं सैल्यूट करूंगा आपको। तो ये देखिए 31 दिसंबर का, तो मुझे भी गुटखा खाना छोड़ना पड़ेगा, मतलब वो तंबाकू, टोबैको। मैं टोबैको चूअर हूँ। मैं रजनीगंधा के साथ तुलसी जो 00 जर्दा आता है वो रेगुलरली खाता हूँ। तो मुझे लगता है मुझे वो छोड़ना चाहिए। क्या हो गया इसमें? समथिंग वेंट रॉन्ग। कुछ गड़बड़ी आ गई थी सॉफ्टवेयर में शायद। तो देखते हैं सर 31 जनवरी का दोस्तों क्या हो रहा है। मकर लगन से कुंडली स्टार्ट होगी, केतु लगन में रहेगा और तीसरे भाव में मंगल रहेगा बृहस्पति की राशि में, और बृहस्पति खुद मंगल की राशि में। ये तो परिवर्तन योग आपको पता ही है। लाभ भाव में बृहस्पति और बुध रहेंगे, बहुत ही शुभ है। और कर्म भाव में, प्रोफेशन भाव में या पिता के भाव में चंद्रमा और शुक्र है, और शुक्र वहाँ खुद की राशि में बैठा हुआ है, तो मालव्य योग भी बना रहा है, मालव्य महापुरुष योग। और शनि और सूर्य 12वें भाव में, विदेश भाव में, शनि लग्नेश भी 12वें भाव में। तो विदेश से ही कोई अच्छी न्यूज़ मार्केट को सुबह सुबह तेज करेगी, डेफिनेट है। और ये स्थिति बहुत ही शुभ हो रही है। देखिए 4 शुभ ग्रह जो होते हैं कुंडली में, शुभ ग्रह 4 ही होते हैं। देखिए मंगल होता है क्रूर ग्रह, क्रूर, पापी नहीं होता, क्रूर। सूर्य होता है क्रूर ग्रह, शनि होता है पापी, राहु होता है पापी, और केतु होता है पापी। तो 3 पापी ग्रह होते हैं, 2 क्रूर ग्रह और 4 शुभ ग्रह होते हैं 9 ग्रह में। और चारों देखिए एकदम प्रोफेशन और लाभ भाव में। ये सुपर स्थिति है, यानी कि मार्केट जबरदस्त बुलिश खुलेगा, क्योंकि 4 ही शुभ ग्रह होते हैं। ये देखिए चंद्र और शुक्र दोनों शुभ ग्रह एक साथ है, और इधर गुरु और बुध दोनों शुभ ग्रह एक साथ है, यानी कि चारों शुभ ग्रह अपने से एक दूसरे हाउस में बैठे हुए, अगले हाउस में बैठे हुए। तो ये कितना शुभ हो रहा है। प्रोफेशन हाउस, इसके इधर भी लाभ भाव का छाया पड़ रही है, ये खाली है तो इसका लॉर्ड भी लाभ भाव में। तो बहुत ही जबरदस्त योग हो रहा है। सुबह तो बहुत जबरदस्त बुलिश होना चाहिए मार्केट, ऐसा लग रहा है। और चंद्रमा जो उस दिन स्वाति नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र का लॉर्ड होता है राहु, राहु का कल दिन भी है, तो राहु कल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुलिशनेस दिखा सकता है। तो कल ऐसा दिन भी हो सकता है, कल ही 11,000
निफ्टी को ले जाए, ऐसा मुझे लगता है। यानी कि 150 पॉइंट बढ़ भी सकता है, तो ये भी हो सकता है कल, देखिएगा, ये तो मार्केट बताएगा। और स्वाति का एक्चुअली मतलब क्या होता है? सु आती, सु मतलब बहुत अच्छा, और अति मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिशियंट। स्वाति का एक्चुअली मीनिंग होता है एक्स्ट्रा बेनिफिशियंट। और स्वाति नक्षत्र में जनरली इसको बहुत शुभ नक्षत्र माना गया है, तो ये पूरा ही शुभ रहेगा दिन मुझे लगता है, और क्योंकि पूरे दिन स्वाति नक्षत्र है तो ये बहुत ही अच्छा दिन रहेगा ओवरऑल। और मुझे कोई मंदी के आसार बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे कल। तो जो होना है फिर मंगलवार को ही होगा मुझे लगता है, मंगलवार को भी 11 या 11:30 बजे के बाद, क्योंकि सुबह उस तेजी को सुबह खोलेगा ही वो। जो मंडे को तेजी होगी उसको ट्यूसडे को वो रिपीट जरूर करेगा, या फिर मंदा भी कर सकता है, लेकिन पहले अभी मंडे का व्यू यही है मेरा, इट्स फुल्ली बुलिश। और 11,000 भी कल ही टच हो सकता है। सो थैंक्स अ लॉट दोस्तों। आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, और अगर पसंद नहीं आए तो मैं दिल से बोल रहा हूँ डिसलाइक भी दबाइएगा, क्योंकि वो मुझे बूस्ट अप करता है, जो भी मुझे डिसलाइक करता है। क्योंकि अगर सारे ही लाइक करेंगे तो फिर तो लगेगा मैं कुछ बुरा कुछ कर ही नहीं रहा हूँ यार, बुरा भी तो करना पड़ेगा। तो डिसलाइक वाले दिल से डिसलाइक करिए, और लाइक वाले लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मुझे और नए सब्सक्राइबर दीजिए, और मेरे वीडियो के एड्स को ज़रूर वॉच करिए, क्योंकि मैं ये एड्स की जितनी भी कमाई होगी मैं बहुत ज़बरदस्त नोबल कोर्स में लगाने वाला हूँ, और उसमें जो रिसिप्ट कटेगी वो यूट्यूब फॉलोअर्स के नाम से ही कटेगी, मेरे नाम से नहीं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।